तो विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ की, कूलाम का नियम। तो कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं अपन कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार, पहले इस नियम का कंसेप्ट बता देते हैं। कंसेप्ट क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कूलाम का नियम कि दो स्थिर आवेश है आपके पास में। आवेश हमेशा कैसे रहने चाहिए? स्थिर रहने चाहिए। ठीक है, गति नहीं करना चाहिए। तो दो स्थिर आवेश है, उनके मध्य जो बल लग रहा है ना, उनके मध्य आकर्षण का और प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल इन आवेशों के परिमाण, है ना, परिमाण मतलब उनका वास्तविक मान जो है ना, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें पता चलती है। एक तो क्या है कि आपके पास में मान लिया दो आवेश है, एक ही आवेश है Q1, ये आवेश है आपके पास में Q2, दो आवेश है। इनके मध्य की दूरी मैंने मान ली कितनी है? R दूरी है। ये दोनों R दूरी पर स्थित है एक दूसरे से। ठीक है, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है वो बल क्या होगा? इन आवेशों के गुणनफल, देखिए परिमाण है, इसका क्या परिमाण होगा? Q1 परिमाण होगा, इसका परिमाण क्या होगा? Q2 परिमाण। इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो परिमाण के गुणनफल कर दियो, Q1 गुणा Q2, इसके क्या है? ये बल समानुपाती होगा, इसको ले लिया समीकरण 1। और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसके मध्य की दूरी क्या है आपकी? R, R का वर्ग और उसका व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह से आप जो गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते थे, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंड थे आपके पास में, तो उन पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालते थे आप, एफ जी निकालते थे, है ना। एफ जी बराबर क्या आता था? G m1 m2 बट्टा बी स्क्वायर या आर स्क्वायर करते थे, है ना। तो वो क्या था वैसे? उसमें क्या था कि प्रत्येक पिंड का जो द्रव्यमान था, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी एक ही ये चीज कर रहे हैं अपन। यहाँ पर आवेशों की बात कर रहे हैं, वहां पर अपन पिंडों की बात कर रहे थे। यहाँ पर आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये कूलाम ने अपना नियम दिया था, कूलाम का नियम। ठीक है, और इस नियम की सहायता से उसने स्थिर आवेशों के मध्य जो बल होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, उस बल को प्रदर्शित किया था। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से अपन सूत्र निकालते हैं। तो देखो, समीकरण 1 और 2 को ले रहे हैं, समानुपाती चिन्ह लगा दिया। ऊपर क्या रह जाएगा? Q1 गुणा Q2, Q1 Q2, गुणा लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, Q1 Q2 वैसे ही गुणा में। और नीचे क्या है? R स्क्वायर, R का स्क्वायर कर दिया। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखो,
अब यहाँ पर अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक लगता है, जिसको अपन कहते हैं कूलाम नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका समानुपाती का चिन्ह है F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो क्या लगेगा, एक समानुपाती नियतांक लगेगा, इसको आप स्मॉल k से प्रदर्शित करते हो Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो स्मॉल k है ये क्या है, समानुपाती नियतांक। ठीक है, अच्छा इस समानुपाती नियतांक की बात करते हैं। इस समानुपाती नियतांक का मान क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समानुपाती नियतांक है, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 4 का तो मान अपने को पता ही, 4 4 का मान तो 4 ही होता है। पाई मतलब क्या होता है, 3.14 होता है इसका मान। अच्छा एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज है, इसका मान अपने को पता नहीं होता ना। तो एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। मतलब अपन जो ये आवेश ले रहे हैं, इन दोनों आवेशों को अपन ने लिया है, ये आवेश है ना, ये किस माध्यम में उपस्थित है, ये निर्वात माध्यम में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है, निर्वात। निर्वात माध्यम तो आप जानते ही हो, जहां पर ना तो कोई बाहर से बाहर कोई ना तो बल लगता है ना दाब होता है, ना ताप होता है ना हवा होती है, वायु होती है। ठीक है, तो वो माध्यम आपका कौन सा होता है, निर्वात माध्यम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बल लगा रहे हैं हम दोनों आवेशों के मध्य, ये निर्वात माध्यम के अंदर उपस्थित है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, निर्वात की विद्युतशीलता, कि निर्वात में विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है ना, उसकी विद्युतशीलता क्या होगी, तो निर्वात की विद्युतशीलता ली है। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान फिक्स है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, है ना, ये मान इसका फिक्स है। चलिए अगर अपन ये वाला मान इसमें रख देंगे, 3.14 रख देंगे इसके अंदर, और 4 तो आपको पता ही है, अगर इनका गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समानुपाती नियतांक है ना कि इसको सीधा 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से इसके अंदर पुट करोगे, तो आपका आंसर आएगा 9 गुणा 10 की घात 9। तो ये आपके के का मान ही होता है ना। और मात्रक आप लगा सकते हो इसके पीछे, मात्रक कैसे लगेगा, जैसे इसकी बात करते हैं, इस फॉर्मूले से अपन मात्रक निकालते हैं, के का मात्रक निकालना है ना, तो के को एक साइड में ले लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। के बराबर कितना आ जाएगा, ये एफ है, एफ गुणा आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। ठीक है, अब इनके मात्रक लिख रहे हैं अपन यहाँ पे ना, मात्रक देखिए, एफ बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन से प्रदर्शित कर दिया। देखिए आर स्क्वायर मतलब क्या है, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है ना, आर स्क्वायर उनके मध्य की दूरी है, आवेशों के मध्य की दूरी। तो यहाँ पर दूरी, दूरी किस में मापते हैं, एम के एस के अंदर, मीटर के अंदर मापते हैं, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। Q1 और Q2, Q1 क्या है, आवेश है, आवेश को किस में मापते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है एम के एस के अंदर, कुलाम। तो यहाँ पर देखिए कुलाम, कुलाम दो है ना, तो दो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये के का मात्रक आ गया। इसके पीछे आप लगा सकते हो मात्रक, यहाँ पर एन एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी जगह लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ मात्रक लगा सकते हो, तो इस प्रकार से आपका मात्रक निकल जाएगा। तो ये जो आपका ये फॉर्मूला आया है एफ बराबर, अब के का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया था अपना। ठीक है, डॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया है। ये निर्वात माध्यम में उपस्थित दो स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। ये सूत्र हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, निर्वात में दो स्थिर आवेश उपस्थित है, उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, और यही हमारा कूलाम का नियम है। ठीक है, चलो अब ये तो अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया था। निर्वात में अगर दो आवेश स्थिर आवेश उपस्थित है तो उसके लिए कूलाम का बल, है ना, या कूलाम का नियम की सहायता से दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन बात करते हैं, अगर चलिए ये तो स्थिर, ये तो निर्वात की बात कर दी, अगर आपको कोई माध्यम दे रखा हो, या फिर हो सकता है हवा माध्यम दे रखा हो, कांच माध्यम दे रखा हो, पानी दे रखा हो, चालक माध्यम दे रखा हो, रबड़ दे रखा हो, ऑक्सीजन दे रखा हो, किसी भी तरह का कोई भी माध्यम दे रखा हो आपको, है ना, उस माध्यम के अंदर अगर आवेश उपस्थित है, तो इन आवेशों के मध्य ये जो कूलाम का बल लगेगा, ये किस प्रकार से लगेगा, माध्यम के लिए तो अलग हो जाएगा,
है ना। माध्यम में तो आवेशों के लिए मान अलग होगा, तो माध्यम में किस प्रकार से बल लगेगा। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक नियतांक की बात करते हैं, परावैद्युतांक की बात करेंगे। ये परावैद्युतांक हमें पता होना चाहिए, या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। परावैद्युतांक इसको एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। आपने निर्वात की विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित किया था, एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित किया था ना। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से, परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, परावैद्युतांक बराबर होता है निर्वात में कूलाम का बल बट्टा माध्यम में कूलाम का बल, जो भी आप माध्यम ले रहे हो उसमें ना। परावैद्युतांक बराबर होगा निर्वात में कूलाम बल, आपने एफ से प्रदर्शित कर दिया, मान लिया निर्वात में कूलाम बल है वो एफ है, ठीक है, बट्टा माध्यम में कूलाम बल। इसको आपने एफ एम, माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है, तो माध्यम में कर दिया है ना। तो इस प्रकार से ये सूत्र आ गया आपका। ये सूत्र क्या है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, निर्वात में कूलाम बल बट्टा माध्यम में कूलाम बल के। इसको सॉल्व करते हैं। निर्वात में कूलाम का बल अपन ने अभी निकाला है, कितना आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 बट्टा Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, यह आया था। और अगर अपन माध्यम की बात करते हैं, माध्यम में कूलाम का बल होता है, तो वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम की बात करें तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, गुणा Q1 Q2 बट्टा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कट रहा है वो काट दो, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट जाएगा। रहेगा क्या हमारे पास में, इधर रहेगा 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट बट्टा एप्सिलॉन नॉट बट्टा, यहाँ पर क्या रहेगा, 1 बट्टा एप्सिलॉन, 1 बट्टा एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। इस एप्सिलॉन को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के बराबर है। तो इससे हमारा एक सूत्र निकल रहा है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर क्या निकलेगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप चाहे कोई भी आपको माध्यम दे रखा हो, उस माध्यम के लिए कूलाम का बल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये सूत्र आपको याद है, पता है, तो आप इस सूत्र की सहायता से कोई भी आपको माध्यम दे रखा हो उस माध्यम के अंदर कूलाम का बल ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर अपन निर्वात की बात करते हैं ना, अगर निर्वात माध्यम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपका सूत्र क्या होगा पता है, आपका जो रियल सूत्र क्या होता है एक्चुअल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बट्टा Q2 बट्टा आर का स्क्वायर। ये निर्वात की बात कर रहा हूं मैं ना। अब यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह लिखूंगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 बट्टा Q2 आर स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पर देखो एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट है ना। निर्वात माध्यम में जो एप्सिलॉन आर होता है परावैद्युतांक, इसका मान फिक्स होता है निर्वात में। निर्वात में या फिर चाहे वायु में ले लो, एप्सिलॉन आर का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। निर्वात हो चाहे वायु में, निर्वात में परावैद्युतांक, ठीक है, निर्वात हो या वायु हो, उसमें एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख लेंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, एफ बराबर क्या आएगा, तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया, तो हमारा एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन आर की जगह तो 1 हो गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 बट्टा Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही तो हमने बल निकाला था कूलाम के नियम से, है ना। तो ये देखिए आपका आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन आर का है ना, ये एप्सिलॉन आर जो परावैद्युतांक है, इसका मान प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। इस परावैद्युतांक का मान प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। कुछ माध्यम है
उन माध्यमों के लिए मैं परावैद्युतांक का मान बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आपको हवा दे रखी है, ठीक है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, ये माध्यम और यहाँ पर एप्सिलॉन आर के मान बता रहा हूँ। अगर हवा है, हवा कोई माध्यम दे रखा है, उस हवा के अंदर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो वहां पर अगर एप्सिलॉन आर की बात करेंगे उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। निर्वात है, निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको कांच दे रखा है तो कांच के अंदर एप्सिलॉन आर का मान किसके बराबर होता है, 5 से लेकर के 10 के बीच में हो सकता है ना, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 5 से लेकर के 10 के बीच में आप कांच के लिए ले सकते हो ना। और अगर आपको अभ्रक दे रखा है, अभ्रक एक पारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है, अभ्रक है, तो अभ्रक के लिए परावैद्युतांक का मान होता है ना 3 से लेकर के 6 के बीच में, ठीक है। अगर पैराफिन मोम, एक तरह का मोम होता है ये पैराफिन मोम, इसमें अगर परावैद्युतांक की बात करें तो इसमें परावैद्युतांक का मान होता है 2 से लेकर के 2.5 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से कुछ जैसे आसूत जल है, मतलब अशुद्ध जल, इसमें अगर परावैद्युतांक की बात करते हैं तो इसके परावैद्युतांक का मान होता है 80 के बराबर होता है ना, ठीक है। और या फिर अपन कह सकते हैं रबर है, रबर में परावैद्युतांक का मान किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। चालक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चालक में परावैद्युतांक का मान अनंत के बराबर होता है। चालक अगर वो कोई वस्तु है ना, तो उसमें परावैद्युतांक किसके बराबर होगा, अनंत के बराबर होगा। तो ये अलग अलग माध्यम है, इन अलग अलग माध्यमों में परावैद्युतांक के मान की बात कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास में क्वेश्चन है, आपके पास में एक, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको निर्वात में बल का मान जो है ना, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, निर्वात में अगर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये निर्वात में आपको दे रखा है मान। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई कांच का माध्यम है, उस कांच के माध्यम के अंदर अगर आपको ये बल निकालना है, या फिर कोई पानी का माध्यम है, जल का माध्यम है, तो जल में इस बल को ज्ञात कीजिए। अगर जल में इस बल को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, W, वाटर की बात करें, ठीक है, तो क्या आएगा 1/4 पाई। अब यहाँ पर बेसिकली क्या था, एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन तो होता है एप्सिलॉन डॉट Q1 बटा Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एप्सिलॉन की जगह क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। तो एफ डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 बटा Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन आर, अगर अपन जल की बात कर रहे हैं तो जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान किसके बराबर होता है, जल के लिए आसुत जल, एप्सिलॉन आर का मान होता है 80 के बराबर, किसके बराबर होता है, 80 के बराबर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख लेंगे, 80 लगा देंगे, 80, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर की जगह लिख लेंगे 80 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी माध्यम के अंदर कूलाम का बल ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में। तो इसके लिए आपको ये जो परावैद्युतांक होता है ये पता होना चाहिए, परावैद्युतांक, ठीक है। और एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। और उस माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान आपको पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो अब एक और क्वेश्चन देते हैं अपन, परावैद्युतांक के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको प्रश्न में दे रखा है, कोई बल दे रखा है निर्वात के अंदर, ठीक है, निर्वात के अंदर बल का मान दे रखा है 10 न्यूटन निर्वात माध्यम में। तो इसी बल का मान अगर आपको रबड़ के माध्यम में पूछा जाएगा, रबड़ के माध्यम में ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। निर्वात में आपको बल का मान दे रखा है F बराबर 10 न्यूटन। अच्छा, निर्वात में जो कूलाम का बल होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बट्टा आर का स्क्वायर। अच्छा, ये किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है, जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है कि निर्वात में आपका जो बल है वो 10 न्यूटन के बराबर है। तो इस पूरे सूत्र को अपन किसके बराबर कर दिया, 10 न्यूटन के बराबर कर दिया। अच्छा, अगर अपन रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ के लिए क्या होगा, अपने पास में जो एक मानक सूत्र है उसकी बात करते हैं ना,
4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एप्सिलॉन आर रबड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, रबड़ के लिए अगर एप्सिलॉन आर की बात करते हैं तो एप्सिलॉन आर कितना होता है, 7 होता है। रबड़ अगर माध्यम दे रखा है आपको तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 7 के बराबर होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। शशिकांत बार बार लेफ्ट क्यों हो रहा है भाई, लेफ्ट हो रहा है वापस जुड़ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। अब देखो तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1/4 पाई 7 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर देखोगे आप ध्यान दोगे तो f बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। ये निर्वात के लिए था, किसके बराबर था, 10 न्यूटन के बराबर था। मतलब ये पूरा मान किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। तो अब यहाँ पर ये का ये मान अगर यहाँ पर ढूंढते हैं तो हमें कहाँ मिलेगा, ये देखो ये 1/4 पाई, इसको 7 को हटा दो, इधर एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन आर का स्क्वायर। मतलब इस पूरे को अपन किसके बराबर कर सकते हैं, 10 न्यूटन के बराबर कर सकते हैं ना, प्रश्नानुसार इस पूरे को 10 न्यूटन के बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास में देखिए ये पूरा मान तो 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, इसको 10 न्यूटन लिख लिया, बट्टे में क्या आ रहा है 7, तो 7 आई बात समझ में। और ये आ गया हमारे पास में एफ, एफ बराबर क्या आ जाएगा, 10/7 न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 7 का दे दो, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, पीछे कितना रहेगा 3, लग गया देखिए पॉइंट 30, तो 7×5 = 35 होता है, 7×4 = 28, तो 7×4 = 28, तो 4 बार जाएगा, पीछे कितना रहेगा 2, 0 लगेगा, तो 7×14, या तो 2 तक ही सॉल्व करना, पॉइंट के बाद में 2 तक सॉल्व करना है न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसी तरह का मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं तो आप कर दोगे ना। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको होमवर्क में, यदि निर्वात में दो आवेशों के मध्य F बल कार्य करता है, F बराबर 0, निर्वात, यहाँ पर ये जो बल लिया है हमने निर्वात के अंदर, ये F बराबर 5 न्यूटन है। कितना बल है, F बराबर 5 न्यूटन बल लिया है। ठीक है, यदि निर्वात में दो आवेशों के मध्य F बराबर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है तो किसी चालक माध्यम में, किसी चालक माध्यम के लिए बल ज्ञात करो। इसी बल को आपको चालक माध्यम में ज्ञात करना है। ठीक है, किसी चालक माध्यम के लिए आपको बल ज्ञात करना है, ये आपका होमवर्क है जो कि आपको घर पे जाके करके आना है। चालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत के बराबर होता है। चालक में एप्सिलॉन आर का मान कितना किसके बराबर होगा, अनंत के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिए, यहाँ तक तो अपन ने बात की है, कूलाम का नियम पढ़ा आज अपन ने, और इसके साथ में परावैद्युतांक या परावैद्युत नियत जो है परावैद्युत नियतांक है इसकी बात की थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब कूलाम का नियम बेसिकली क्या बता रहा है, दो आवेशों के मध्य बलों की बात कर रहा है ना, दो आवेशों के मध्य बलों की बात कर रहा है। अच्छा, बल है तो बल क्या होता है, देखो बल का है ना, बल एक सदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो बल में क्या होगा, इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। परिमाण की तो हमने बात कर दी, अब अपन बात करते हैं कि इसकी दिशा किस तरफ होगी, है ना, दिशा किस तरह की होगी। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, हमारा अगला टॉपिक क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखेंगे अपन। देखिए, सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक निर्देश तंत्र मानते हैं।
मान लिया कि हमारे पास में एक निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र के अंदर दो आवेश उपस्थित है। ये आवेश हो गया, इसको अपन ने ले लिया Q1 और एक ये आवेश उपस्थित है यहाँ पर, इसको अपन ने ले लिया Q2। ठीक है, एक निर्देश तंत्र है जिसके अंदर दो आवेश उपस्थित है Q1 और Q2। यहाँ पर इस निर्देश तंत्र का एक केंद्र बिंदु जिसको आपने O से प्रदर्शित कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस ये जो Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश की इस बिंदु से अगर स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति किससे प्रदर्शित करेंगे? स्थिति सदिश से प्रदर्शित करेंगे। सदिशों में अगर आप स्थिति को प्रदर्शित करते हो, किसी निर्देश तंत्र के अंदर कोई वस्तु उपस्थित है तो उसकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं तो किससे प्रदर्शित करते हैं? स्थिति सदिश से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप इस तरह से तीर से प्रदर्शित करते हो, है ना, स्थिति सदिश। जो यहाँ पर देखिए Q1 के लिए है तो अपन क्या मान लिया कि R1 वेक्टर एक स्थिति सदिश है जो कि Q1 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर इसी के लिए अगर अपन बात करेंगे तो Q2 के लिए बात करेंगे तो ये R2 वेक्टर एक स्थिति सदिश है जो कि Q2 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन Q1 और Q2 इन दोनों के मध्य एक स्थिति सदिश की बात करते हैं। Q1 और Q2 के मध्य एक स्थिति सदिश की बात करते हैं जिसको अपन ने प्रदर्शित कर दिया है। ये Q2 का स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। R21 वेक्टर Q2 का स्थिति सदिश है Q1 के सापेक्ष। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब आप सदिश योग नियम से अगर आपको R2 वेक्टर का अगर आप देखिए मान निकालेंगे, त्रिभुज नियम होता है ना सदिश का त्रिभुज नियम, उस त्रिभुज नियम की सहायता से यहाँ पर R2 वेक्टर का मान निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? सदिश योग नियम में जो त्रिभुज नियम आता है उस त्रिभुज नियम की सहायता से अगर आपको R2 वेक्टर का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे? R2 वेक्टर किसके बराबर होगा आपके? सदिश योग नियम, कोष्टक में लिख लेते हैं त्रिभुज योग नियम, योग नियम से R2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा हमारे? R2 वेक्टर आपको मैंने देखो क्या बताया था कि जो पहला सदिश होता है, इस पहला सदिश का जो देखिए पहला सदिश की जो पूंछ है और ये अंतिम सदिश का जो सिरा है, इसको मिलाने वाला जो सदिश होगा, ये इस सदिश का मान इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज का नियम क्या था? पहले सदिश का जो पूंछ है और अंतिम सदिश का जो सिरा है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है ना, तो उस पर जो सदिश आ रहा है, इस सदिश का मान इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर R2 वेक्टर बराबर क्या होगा? R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ये R2 वेक्टर के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से अगर अपन को R2 वेक्टर का मान निकालना है तो अपन क्या करते हैं, इस R1 वेक्टर है इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में? R21 वेक्टर क्या आ जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारा आ गया ये R21 वेक्टर का मान, है ना। R21 वेक्टर का मान कितना आ गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और इसकी दिशा किस तरफ है? Q1 से Q2 की तरफ है। आ रही बात समझ में? ये स्थिति सदिश है, ये किसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है? Q2 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है? Q1 के सापेक्ष कर रहा है। इसी प्रकार से एक और स्थिति सदिश की बात करते हैं, R12 वेक्टर। ये क्या बता रहा है? R1 मतलब पहले तो 1 आ रहा है ना, मतलब किसकी स्थिति बता रहा है? Q1 की स्थिति बता रहा है। किसके सापेक्ष बता रहा है? Q2 के सापेक्ष बता रहा है। तो इसकी दिशा किस तरफ होगी? इसकी दिशा इस तरफ होगी, इस तरफ होगी दिशा, है ना, Q2 से Q1 की तरफ होगी। आ रही बात समझ में? और ये इसकी ना R21 वेक्टर इसकी दिशा किस तरफ होगी? Q2 की तरफ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक तो चीज होगी, दोनों के मध्य की स्थिति सदिश की दिशाएं प्रदर्शित करती है ना। पहले Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति को, फिर Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए स्थिति सदिश लगा दिए। अब देखिए इसके बाद अपन देखिए बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए दोनों आवेश है, दोनों ही क्या है? सजातीय आवेश है। कौन से आवेश है? सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये Q1 आवेश है, ये Q2 को धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब क्या कर रहा है? बेसिकली Q1 आवेश है, Q2 के ऊपर बल लगा रहा है ना। तो अब देखिए बल किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में लगाएगा। धक्का देने के लिए इस तरफ इसको धक्का देना पड़ेगा, तो इस दिशा में बल लगाएगा। तो ये जो Q1 आवेश है, ये Q2 के ऊपर बल लगा रहा है, इस दिशा में ये बल लगा दिया। अच्छा, ये बल क्या होगा हमारे पास में? F21 वेक्टर, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, फोर्स ऑन Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1।
Q2 के ऊपर बल लग रहा है Q1 के सापेक्ष। Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर बल लगा रहा है, तो F21 वेक्टर हो गया, इस दिशा में लग रहा है, और इस दिशा में इसका सदिश देखिए। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं Q1 वेक्टर है, Q1 जो आवेश है ये बल लगा रहा है, सॉरी Q2 आवेश है, ये बल लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो ये किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, और इसका मान कितना होगा, F12 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र बन गया सबसे पहले। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले F21 वेक्टर है इसका मान निकालेंगे, और F12 वेक्टर इन दोनों का मान निकालेंगे इस चित्र की सहायता से। ठीक है, देखिए अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन F21 वेक्टर की। आपको पता है सूत्र, तो आपको पता ही है क्या होता है, K Q1 Q2/R², है ना। तो यहाँ पर K लगा दिया, K तो क्या है, नियतांक है, इसका मान, ये तो सदिश राशि होता ही नहीं है। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों क्या है, आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 Q2 लगा दिए। अब ये आवेश है, आवेश भी क्या होते हैं, अदिश राशि होती है, आवेश सदिश राशि नहीं होती, तो इसके ऊपर सदिश का चिन्ह नहीं लगेगा बट्टे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए Q1 और Q2 के मध्य की दूरी की बात कर रहे हैं। अब दूरी है ना, अब यहाँ पर आपको दूरी दे नहीं रखी है, लेकिन आपको स्थिति सदिश दे रखा है। आ रही बात समझ में, आप बल निकाल रहे हो, F21 वेक्टर बल निकाल रहे हो, आपको यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी नहीं दे रखी है, लेकिन आपको स्थिति सदिश आप निकाल चुके हो, कितना आ रहा है, R21 वेक्टर, है ना। R2 के ऊपर स्थिति सदिश लग रहा है, R2 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है R21 वेक्टर, किसके सापेक्ष, Q2 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है Q1 के सापेक्ष, है ना। तो R21 वेक्टर, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, नीचे R21 वेक्टर लिख सकते हो। और अगर इस वेक्टर को अगर आपने मॉडुलस में लिख लिया, तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी, क्योंकि दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, एक अदिश राशि है दूरी। ठीक है, और यहाँ पर स्थिति सदिश तो सदिश है। ठीक है, अगर आपको सदिश को अदिश में परिवर्तित करना है तो मॉडुलस लगा लो, क्योंकि इसका मान हमेशा धनात्मक रहेगा, तो ये एक अदिश राशि में परिवर्तित हो गया। अगर आप R21 वेक्टर है, मॉडुलस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसको R21 से भी प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में, ये हो गया। अच्छा, आपके पास सूत्र क्या था, F बराबर K Q1 Q2/R का स्क्वायर, तो यहाँ पर R21 वेक्टर है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका आपने स्क्वायर कर दिया, है ना। और गुणा में क्या आ जाएगा आपके, एकांक सदिश, या सॉरी इकाई सदिश, गुणा में क्या आ जाएगा आपके, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या है, R21 वेक्टर की बात करते हो, यहाँ पर इकाई सदिश क्या आ जाएगा, R21 कैप, ये इसका इकाई सदिश है। तो इस प्रकार से आपका ये बल निकला है F21 वेक्टर। F21 वेक्टर किसके बराबर आया, K Q1 Q2/R21 वेक्टर का स्क्वायर का मॉडुलस, और गुणा में क्या आ जाएगा इसके, R21 कैप। आई बात समझ में। अब इसी तरह से अपन बल निकालते हैं F12 वेक्टर के लिए। अब अपन बल निकाल रहे हैं F12 वेक्टर के लिए, तो कैसे निकलेगा, K Q1 Q2, ये तो अदिश राशियां है, यूं क्यों रहेगी, बट्टा यहाँ पर देखिए इसके लिए स्थिति सदिश क्या आ रहा है, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के अंदर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथ में, इकाई सदिश क्या आ जाएगा, R12 कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप चित्र की बात करेंगे, और इस चित्र को भी देखो थोड़ा, है ना, यहाँ पर अगर आप चित्र को देखेंगे ध्यान से, हाँ, अब देखो इस चित्र को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये दोनों ही, देखिए दोनों ही सदिश है, दोनों ही बल है एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। यहाँ पर Q1 है, ये Q2 के ऊपर इस दिशा में बल लगा रहा है, और ये Q2 है, ये Q1 के ऊपर इस दिशा में बल लगा रहा है, तो दोनों ही बल एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, है ना। या फिर ऐसे अपन कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर है वो बराबर होगा माइनस के F21 वेक्टर के, क्योंकि दोनों बल क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, F12 वेक्टर माइनस होगा F21 वेक्टर के। अच्छा, अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें तो इन सूत्रों की सहायता से आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, इनको सिद्ध करते हैं कि ये F12 वेक्टर है, ये नेगेटिव कैसे है F21 वेक्टर के। देखिए सूत्र क्या है हमारे पास में, एक तो F21 वेक्टर है, इसका सूत्र है F21 वेक्टर K Q1 Q2/R
R21 वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के अंदर और R21 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज निकाली थी कि R21 वेक्टर है ये किसके बराबर होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होता है, और R12 वेक्टर है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर होता है ना। ये दोनों चीज आपकी पता चली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको अगर माइनस से गुणा कर देता हूँ दोनों पक्षों में, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी इसके बाहर कोष्टक में माइनस से गुणा कर दिया, तो क्या आएगा, R12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का इसमें गुणा हो जाएगा तो R1 वेक्टर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का R2 वेक्टर, है ना। तो ये R12 वेक्टर बराबर माइनस का किसके बराबर आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होता है, R21 वेक्टर होता है, तो ये R21 वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया, R12 वेक्टर ना इसका दोनों इधर दोनों तरफ है ना, अपन ने माइनस से गुणा कर दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो R12 वेक्टर है नेगेटिव, ये बराबर किसके आ रहा है, R21 वेक्टर के आ रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये पता चल रही है। और अच्छा, इसके साथ ही अब देखेंगे, अगर आप चित्र से अगर आप देखो तो यहाँ पर देखें दोनों ही बल है एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो इनके इकाई सदिश होंगे ना, वो भी तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो इनके इकाई सदिश भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। तो इकाई सदिश, जैसे अगर इसका इकाई सदिश की बात करते हैं, इसका इकाई सदिश क्या होगा, R21 कैप होगा, इसका इकाई सदिश क्या होगा, R12 कैप होगा। तो R21 कैप बराबर होगा माइनस R12 कैप के, होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब ये जो दोनों मान है, इन दोनों मानों को, इन दोनों बलों में से किसी भी एक बल के अंदर इन दोनों मानों को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये F21 वेक्टर है, इसके अंदर ये सारे मान पुट कर रहा हूँ F12 वेक्टर के अंदर। तो क्या आएगा, K Q1 Q2 बट्टा R21 वेक्टर है ना, तो देखिए R21 वेक्टर है, सॉरी R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर है, ये किसके बराबर है, देखो इसको अगर माइनस को इधर लेके जाओगे तो ये भी माइनस का हो सकता है ना। ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस R21 वेक्टर के, है ना। तो यहाँ पर R12 वेक्टर है, इसकी जगह माइनस R21 वेक्टर भी लिख सकते हो, माइनस R21 वेक्टर का स्क्वायर कोष्टक के अंदर, और इधर आपके क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसके साथ में क्या था, R12 कैप। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए R12 कैप है, तो इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को इधर ले जाऊंगा, तो R12 कैप है, ये किसके बराबर है, माइनस के R21 कैप के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R12 कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, R21 कैप, है ना, और नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने देखे मॉडुलस लगा रखा है, तो माइनस, पहले तो ये क्या है कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं भी होता तो भी ये मॉडुलस है, ये भी इसको क्या कर देता, प्लस कर देता। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, के Q1 बटा Q2 और R21 वेक्टर का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसको मॉडुलस में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव R21 कैप, अब ये नेगेटिव है ना, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, और R21 कैप। अब ये जो पूरा सूत्र आपका देखिए क्या बन रहा है, ये सूत्र आपने कहाँ पे देखा था, के Q1 Q2 बटा R21 वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के अंदर और R21 वेक्टर। तो ये सूत्र आपका क्या आ रहा था, ये F21 वेक्टर का मान नहीं आ रहा था, के Q1 Q2 R21 वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस और R21 कैप। तो इस पूरे को अपन F21 वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं ना, इस पूरे को किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, F21 वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं अपन, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, ये व्यक्त क्या था, F12 वेक्टर बराबर क्या आ गया, माइनस F21 वेक्टर के। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दो आवेश है आपके पास में, है ना, इन आवेशों की बात कर रहे हैं, तो इनके देखिए परिमाण, इन आवेशों के मध्य में जो लग रहा है बल लग रहा है ना, दो आवेशों की बात कर रहे हैं, इन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इन बलों का परिमाण
ठीक है। ये जो बल लग रहा है इनका परिमाण क्या आएगा, ये दोनों तरफ अपन मॉड्यूलस ले ले तो परिमाण निकल जाएगा, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो तो परिमाण निकल जाएगा F21 वेक्टर, और ये देखिए माइनस मॉड्यूलस हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा F21 वेक्टर और F12 वेक्टर। तो देखिए इनका परिमाण, ये तो इनका क्या आ गया, परिमाण, है ना। तो परिमाण तो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। दो आवेश है जिनका मान समान है, तो मान समान नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। दो आवेश है और तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है, इनका परिमाण तो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, और इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। दिशा क्या होगी, विपरीत होगी दिशा। परिमाण तो क्या रहेगा, समान, और दिशा क्या रहेगी, विपरीत। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं, और सदिश निरूपण की सहायता से अपन ये याद करते हैं कि कूलाम के नियम में दो स्थिर आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इन बलों का परिमाण तो क्या रहते हैं, समान रहते हैं, और उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।